नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 6.6%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 6.6 बटे डिस्काउंट हमें कितना दिया 18%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 18। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 106.6 बटे हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 82। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 5 बार में, 3 बार में, एक अंक से पहले दशमलव है तो हम यहां भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 41 बार में। अब देखिए यहां से हमारा एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 53.3 बटा 41 निकल के आ गया। अब देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का सीपी 41 यूनिट है, तो एमपी कितना होना चाहिए, एमपी होना चाहिए 53.3 यूनिट। तो देखिए यहां एमपी जो है सीपी से कितना ज्यादा है, एमपी जो है सीपी से कितना ज्यादा है, एमपी जो है सीपी से 12.3 ज्यादा है। किससे, सीपी से। सीपी कितना है 41 यूनिट, गुने 100 करेंगे तो हमारा यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि एमपी जो है सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए हम इसे अगर 41 से काटेंगे तो ये 41 से जाएगा 0.3 बार में, 0.3 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30%। यानी एमपी को जो है सीपी से 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 30%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि किसी निश्चित सियाई के दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 रुपए हो जाती है। उसी राशि पर उसी दर से 5 से 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे पूछ के आ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। अब देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया 10,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है। 2 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया, 2 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दे, अमाउंट दिया हुआ है 11,664 रुपया। हमें अमाउंट कितना दे 11,664 रुपया। अब देखिए राशि जो है 11,664 रुपया कितने वर्षों में हो रही है, 2 वर्षों में। यानी हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का, हमें टाइम कितना दिया 2 वर्ष का। और यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हमें प्रिंसिपल पता है, हमें अमाउंट पता है और हमें टाइम पता है, और हमें यह पता है कि यहाँ ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड हम प्रिंसिपल को लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया, हम एक साइड प्रिंसिपल को लिखेंगे, दूसरे साइड हम अमाउंट को लिखेंगे। अमाउंट कितना है 11,664 रुपया। हम एक साइड प्रिंसिपल को लिखेंगे, एक साइड हम अमाउंट को लिखेंगे, और दोनों को हम सेम टेबल से काटेंगे जब तक हमारा सेम टेबल से कटेगा। तो देखिए हम इसे 8 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 20। 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में क्या जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 40। 40 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, एक 0 हमारा बच गया, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम 8 से काटेंगे तो ये 8 से जाएगा एक बार में, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 36, 8 चौका 32। यहां से हमारा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 बार में जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 46। 46 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में क्या बच जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 64। 64 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 6 बार में,
2 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 10, 10 2 से जाएगा 5 बार में। इसे अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 7 बार में, ये 2 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 18, 18 2 से जाएगा 9 बार में। अब देखिए अब हमारा सेम टेबल से नहीं कटेगा, तो जब हमारा सेम टेबल से कटना बंद हो जाए तब हम टाइम देखते हैं। यहाँ टाइम हमारा कितना दे, 2 वर्ष का, यहाँ टाइम हमारा 2 वर्ष का दिया है, तो हम इसका क्या करेंगे, जब हमारा सेम टेबल से कटना बंद हो जाएगा तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर हमारा टाइम 3 वर्ष का दिया होता तो हम इसका घनमूल निकालते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी 25 रुपया की राशि एक वर्ष में कितना हो जा रही है, 27 रुपया। यानी यहां ब्याज कितना मिल रहा है, यहां ब्याज मिल रहा है 2 रुपया का, कितने पर, 25 रुपया पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में, 4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 8%। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया और हमसे पूछ के रहा साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 8%। क्वेश्चन में हमें टाइम कितना दिया, 5 से 2 बटा 5 वर्ष, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 27 बटा 5 वर्ष। टाइम हमें कितना दिया, 27 बटा 5 वर्ष दिया, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 5 से अगर हम इस 100 को काटेंगे तो ये कितने बार बन जाएगा, 20 बार में। अब देखिए 20 से अगर हम 27 में गुना करेंगे तो 27 गुना कितना होता है, 54, ये हमारा हो जाएगा 540 गुने 8। अब देखिए हम इसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0, 32 के 2, हाथ में 3, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा एसआई क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया, 4,320 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4,320 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 रुपया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 25% वार्षिक दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 25% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया है। CI माइनस SI कितना दिया है, 1725 रुपया। CI माइनस SI हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 1725 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो देखिए जब हम ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज का मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें उतना ही प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम 25% के दर से 25% के दर से 2 वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे, 2 वर्ष का हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो हमें टोटल जो है ब्याज कितना मिल जाएगा। पहले साल हमें प्रिंसिपल का अगर 25% ब्याज मिलेगा, पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 25% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 25% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल में हमें टोटल जो है ब्याज कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 50%। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिल जाता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया, 25%। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 25% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 25% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 25% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 25 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6.25%। अब देखिए यहां से अगर हम CI माइनस SI निकालेंगे, यहां से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 6.25%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है 1725 रुपया। हमें CI माइनस SI क्वेश्चन में कितना दिया, 1725 रुपया। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चल गया,
यहां से हमें 6.25% का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ के रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, हमसे पूछ के रहा है 100% का वैल्यू। तो देखिए 6.25% का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25%। हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25%। अब देखिए अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। इस साइड अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6,900 रुपये हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 6,900 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें 25% का वैल्यू पता चल गया और हमें चाहिए क्या 100% का वैल्यू। तो देखिए हमें चाहिए 100% का वैल्यू। हम इस 25 को अगर 100 बनाना चाहें तो हमें इसमें 4 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। हम इस साइड 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0 36 के 6, हाथ में क्या आ जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। यानी यहां से हमारा 100% का वैल्यू क्या निकल के आएगा 27,600 रुपया। हमारा क्या निकल के आएगा 27,600 रुपया। यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा 27,600 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो देखिए 1/3 भाग काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 5 दिन का समय लग रहा है। यानी ए जो है उस पूरे एक काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा 15 दिन का समय लग जाएगा। ए जो है उस पूरे एक काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा 15 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी जो है उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा करे। 2/5 भाग काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 10 दिन का समय लग रहा है। यानी उस पूरे एक काम को करेगा बी अकेले तो कितना समय लग जाएगा 25 दिन का समय लग जाएगा। बी जो है उस पूरे काम को अकेले करेगा, बी जो है उस पूरे काम को अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा 25 दिन का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा 25 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो देखिए 75% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4। यानी 3/4 भाग काम अगर सी कर रहा है तो 15 दिन का समय लग रहा है। यानी उस पूरे काम को अगर सी अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा 20 दिन का समय लग जाएगा। सी जो है उस पूरे काम को अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा 20 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम यहां क्या करेंगे इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम जो है इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 15, 25 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा 300। हम टोटल काम को मान लेंगे 300 यूनिट। हम टोटल काम को मान लेंगे 300 यूनिट। अब देखिए इस 300 यूनिट काम को जब अकेले ए कर रहे हैं, जब अकेले ए कर रहे हैं तो 15 दिन का समय लग रहा है। इस 300 यूनिट काम को जब अकेले बी कर रहे हैं तो 25 दिन का समय लग रहा है। और इस 300 यूनिट काम को जब अकेले सी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 20 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 15 दिन में 300 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करोगा, एक दिन में 20 यूनिट काम करोगा। बी जो है 25 दिन में 300 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करोगा 12 यूनिट काम करोगा। और सी जो है 20 दिन में 300 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करोगा 15 यूनिट काम करोगा। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि वे तीनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर 6 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 12 यूनिट और सी एक दिन में 15 यूनिट। यानी तीनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, तीनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा 47 यूनिट। तो 6 दिन में कितना काम होगा 47 गुणे 6 यूनिट। 47 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 42 के 2, हाथ में 4, 24 और 4 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना हो गया 282 यूनिट। और हमें टोटल काम कितना कराना है, हमें टोटल काम कराना है 300 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम टोटल काम में से माइनस करेंगे 282 यूनिट तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 यूनिट। यानी शेष काम क्या निकल के आ गया 18 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, इस शेष काम को बी कर रहा है। तो देखिए बी को 18 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा,
बी का इफिशियंसी कितना है 12 यूनिट, यानी हम बी के इफिशियंसी से अगर इस शेष काम में भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा शेष काम पूरा करने का। तो देखिए बी का इफिशियंसी कितना 12 यूनिट, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 18/12 दिन। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3/2 दिन। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/2 दिन। इसे क्या लिख सकते हैं 1 सही 1/2 दिन, यानी शेष काम को बी को अकेले पूरा करने में कितना समय लग जाएगा 1 सही 1/2 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 सही 1/2 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया है, क्वेश्चन में संख्या का रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 15:11 और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में मजदूरी का रेशियो दिया है। मजदूरी का रेशियो क्या दिया, मजदूरी का रेशियो दिया है 22:25। मजदूरी का रेशियो क्या दिया 22:25। तो देखिए हमने मान लिया कि फैक्ट्री के अंदर पहले जो है 15 मजदूर काम कर रहे होंगे, तो अब कितने काम कर रहे हैं 11 मजदूर काम कर रहे हैं। पहले एक मजदूर की मजदूरी अगर 22 यूनिट होगी तो अब जो है एक मजदूर की मजदूरी कितनी है 25 यूनिट है। अब देखिए हम यहां से टोटल मजदूरी निकाल सकते हैं। पहले जो है 15 मजदूर काम कर रहे थे और एक मजदूर की मजदूरी 22 यूनिट थी, यानी पहले जो है टोटल मजदूरी कितना लग रहा होगा 15 × 22 यूनिट। अब देखिए अब कितने मजदूर काम करें, अब जो है 11 मजदूर काम करें और एक मजदूर की मजदूरी कितनी है 25 यूनिट है। तो अब जो है टोटल मजदूरी कितना लग रहा होगा 11 × 25 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी, यानी हमसे ये रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 11 से 22 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से 15 3 बार में जाएगा, 5 से 25 कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 6:5, यानी मजदूरी जो है 6:5 के रेशियो में घटेगी। हमारा आंसर क्या निकल गया 6:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, खाली टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 12 घंटा और दूसरा समय क्या दिया 18 घंटा, यानी हम सबसे पहले दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 36 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 36 यूनिट, अब देखिए 36 यूनिट पानी जब पाइप ए अकेले भर रहा है, तो कितना समय लग रहा है 12 घंटे का समय लग रहा है। और 36 यूनिट पानी जब पाइप बी अकेले भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 18 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए यहां से हम दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए पाइप ए जो है 12 घंटा में 36 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा 3 यूनिट। पाइप बी जो है 18 घंटा में 36 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा 2 यूनिट। अब देखिए यहां से दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है कितने देर में भर जाएगी। तो देखिए अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाएगा, ए प्लस बी को अगर एक साथ खोला जाएगा तो 1 घंटा में दोनों मिलकर टंकी के अंदर कितना पानी भर देंगे। ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेंगे। और हमें टोटल पानी भरना कितना है, हमें टोटल पानी भरना है 36 यूनिट। अब देखिए इस 36 यूनिट में दोनों के इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टंकी भरने का समय निकल के आ जाएगा। 36 में हम 5 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा 36/5 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/5 घंटा। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 घंटा। और 1/5 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। यानी टंकी भरने का समय क्या निकल के आ गया 7 घंटा 12 मिनट निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 घंटा 12 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 कारें ए तथा बी दिल्ली से शिमला के लिए 8:30 AM तथा 9 AM प्रस्थान की। वे क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 कार ए तथा बी दिल्ली से शिमला जा रही है। ए जो है कब जा रही है 8:30 AM में, ए जो है 8:30 AM में जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, ए जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है।
दोनों कार जो है दिल्ली से शिमला जा रही है, दोनों कार जो है दिल्ली से शिमला जा रही है। कार बी जो है कब जा रही है, कार बी जो है 9 AM में जा रही है, कार बी 9 AM में जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। अब देखिए कार ए कब जा रही है, 8:30 AM में, और कार बी कब जा रही है, 9 AM में। तो देखिए 8:30 AM से 9 AM तक कितना समय होगा, आधा घंटा। अब देखिए आधा घंटा के लिए कार ए जो है अकेले चल रही है, तो आधा घंटा में दिल्ली से कितनी दूर चली जाएगी, कार ए जो है आधा घंटा में दिल्ली से कितनी दूर चली जाएगी। कार ए जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, तो आधा घंटा में दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर चली जाएगी, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर चली जाएगी। यानी दोनों कारों के बीच का दूरी क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। अब देखिए दोनों जो है सेम दिशा में जा रही है, यानी दोनों दिल्ली से कहां जा रही है, शिमला जा रही है, दोनों सेम दिशा में जा रही है। तो हम यहां से दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लें, और दोनों के बीच की दूरी में अगर हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों के मिलने का समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां से दोनों का अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो यहां दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी यहां से रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ जाएगा। तो देखिए मिलने का समय क्या हो जाएगा, हमें डिस्टेंस पता है और हमें रिलेटिव स्पीड पता है, तो हम यहां से दोनों के मिलने का समय निकाल सकते हैं। समय निकालने के लिए हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे, तो यहां से समय क्या निकल के आ जाएगा, 2 घंटा। यानी 9 AM के 2 घंटा बाद दोनों कार एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए जो कार 9 AM में चल रही है उसका स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 किलोमीटर पर घंटा, और 9 AM के 2 घंटा बाद कार जो है मिलेंगे एक दूसरे से, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कार जा रही है और 2 घंटा में मिल रही है। तो देखिए दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी कार, 50 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। यानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पर दोनों कार जो है एक दूसरे से मिलेंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 63 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमसे पूछ कर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी का हमें स्पीड दिया है, हमें स्पीड क्या दिया, स्पीड दिया 63 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में खंबे को पार करने का हमें समय दिया, हमें समय क्या दिया, 24 सेकंड का हमें समय दिया, समय क्या दिया, 24 सेकंड का समय दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं, और जो हमारा दूरी निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। अब देखिए यहां जो हमें स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया है, और यहां जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हमें सेकंड में दिया है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए या तो हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, या तो हमें इस टाइम को घंटा में चेंज करना होगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 63 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया और टाइम हमें सेकंड में दिया है, तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में टाइम से गुना करेंगे। स्पीड क्या है, 63 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है, 24 सेकंड। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 4 बार में, ये 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से 63 को काटेंगे 21 बार में जाएगा, 21 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105। 105 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 420। यानी यहां से दूरी क्या निकल के आ गया, 420 मीटर निकल के आ गया। जो हमारा दूरी होगा वही हमारा क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल के आ गया, 420 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 420 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। अब देखिए यहां जो है नाव धारा के अनुकूल जा रही है, तो देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। यानी धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड क्या दिया, नाव का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर, नाव का स्पीड दिया 15 किलोमीटर पर घंटा।
और धारा की स्पीड क्या दिया, धारा की स्पीड दिया 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल का स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए नाव जो है कितना दूरी तय कर रही है, हमें डिस्टेंस क्या दिया, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 80 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड पता है और हमें डिस्टेंस पता है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे। स्पीड कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए 20 से 80 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 4 घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 11/5 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे हैं x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a हो, x प्लस 1/x इक्वल टू a हो, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू होता है a³ माइनस 3 इंटू a। अब देखिए यहां जो है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 11/5 दिया है, और हमसे पूछ रहे x³ प्लस 1/x³ पूछ रहे हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, हम जो है इसका क्यूब करेंगे, 11/5 का हम क्यूब करेंगे, और इसमें से हम माइनस करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे 3 गुने 11/5, तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, और 5 का क्यूब क्या होता है 125, माइनस हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 33/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां एलसीएम लेंगे, हम यहां एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखिए 125 से 125 कितने बार में जाएगा, एक बार में, एक से हम गुना करेंगे 1331 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1331 माइनस 5 से कितने बार में जाएगा 25 बार में। अब देखिए हम 25 से इसमें गुना करेंगे 33 में, तो ये हमारा हो जाएगा 75 के 5 हाथ में 7, 75 और 7 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 825 हो गया। अब देखिए 1331 में से हम माइनस करेंगे 825, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 506, 506 बटा कितना हो जाएगा 125। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 सही 6/125। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 सही 6/125 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।